हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन केमिस्ट्री पर। और आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 2 सॉल्यूशंस के एक्सरसाइज 2.1 के बारे में। ठीक है, जिसमें कि सवाल कहता है डिफाइन द टर्म सॉल्यूशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर फॉर्म्ड, राइट ब्रीफली अबाउट ईच टाइप्स विथ एन एग्जांपल। सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, सॉल्यूशन कितने तरह के बनाए जा सकते हैं, सभी प्रकार की व्याख्या हम लोगों को करने के लिए बोल रहा है, एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है हम लोगों को। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। तो प्यारे बच्चों, हमको पहले बता दें कि मैटर के केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर दो प्रकार के मैटर पाए जाते हैं। एक होता है प्योर मैटर, एक होता है इम्प्योर मैटर। प्योर मैटर की बात करें तो उसमें एलिमेंट्स और कंपाउंड आते हैं, और वही इम्प्योर मैटर की बात करें तो वहां पर मिक्सचर्स आते हैं। मिक्सचर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम लोग सॉल्यूशंस बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग सिंपल कह सकते हैं, सॉल्यूशन में हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है, कि द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, कम से कम दो कंपोनेंट, फिर उसके बाद जितना ज्यादा हो सके, टू और मोर कंपोनेंट्स इन एनी रेशियो, किसी भी रेशियो में। यानी कि यहां पर रेशियो वेरी कर सकता है, कंपोनेंट्स के जो रेशियो होंगे वो वेरी कर सकते हैं। सपोज आप पानी में 1 चम्मच चीनी घुलाए, 2 चम्मच घुलाए, 3 चम्मच घुलाए, सभी अलग अलग प्रकार के मिक्सचर बनाए जा सकते हैं। ठीक है ना। द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स इन एनी रेशियो इज कॉल्ड सॉल्यूशंस। इसे ही हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक कंपोनेंट के होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन बोलते हैं। प्यारे बच्चों, अगर हम होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस की बात बता दें तो यूं समझा देते हैं, ये कुछ नहीं साइज ऑफ पार्टिकल पर निर्भर करता है। अगर हमारे पास मान लीजिए ये वाटर के पार्टिकल्स है, ठीक है, और ये भी वाटर के पार्टिकल है, यहां पर अगर हम कुछ कंपोनेंट डालते हैं, इसमें भी कुछ कंपोनेंट डालते हैं, मान लीजिए यहां पर वो कंपोनेंट डिकम्पोज होकर के, टूट करके इतना छोटा हो जाता है कि ये पार्टिकल वाटर के किसी गैप में छुप जाता है और दिखाई देता ही नहीं है। इवन विथ अ माइक्रोस्कोप लगाने से भी अगर नहीं दिखता है, तो ऐसे सॉल्यूशंस को, ऐसे मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन, यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर। और वही यहां पर अगर पार्टिकल्स अगर विजिबल हो, अगर पार्टिकल्स दिखाई दे दे हम लोगों को, ठीक है, चाहे आंख से दिख जाए, चाहे माइक्रोस्कोप से दिख जाए, तो वहां पर ये कहलाएगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सिंपल सी बात बता दे, अगर हम लाइट, आप फिजिक्स पढ़े हो, फिजिक्स में आप लाइट पढ़े हो, तो लाइट में यहां पर आप जानिए कि अगर हम इस सॉल्यूशन के थ्रू अगर हम लाइट पास करेंगे तो पार्टिकल इतने छोटे हैं कि लाइट बिल्कुल पास कर जाएगा, अंदर में स्कैटरिंग बिल्कुल भी नहीं होगा लाइट का। लेकिन अगर यहां पर हम लोग लाइट इसमें पास करेंगे तो लाइट का स्कैटरिंग होगा, क्योंकि पार्टिकल्स बड़े बड़े हैं, लाइट टकराएंगे वहां से और वहां से रिफ्लेक्ट होंगे, स्कैटर होंगे लाइट। ठीक है, तो इन्हें हेट्रोजीनियस बोलते हैं और इसे होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। प्यारे बच्चों, मिक्सचर में दो मेन कंपोनेंट होते हैं। एक होते हैं जो मिक्सचर में घुलाने का काम करता है, मतलब कि जो ज्यादा होता है, जिसमें कि कोई और चीज आकर के घुलता है, तो ये घुलाने वाला पार्टिकल को हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो घुलने वाला पार्टिकल होता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, चीनी और पानी का अगर आप सॉल्यूशन तैयार करते हो तो उसमें पानी सॉल्वेंट होता है क्योंकि वो घुलाता है, और चीनी सॉल्यूट होता है क्योंकि वो घुलता है। ठीक है, और उसके बाद की बात करें तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की अगर हम स्टेट की बात करते हैं, तो स्टेट मतलब कि वो किस स्टेट में है, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि हमारे पास सॉल्यूट भी तीनों स्टेट में हो सकते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों, और सॉल्वेंट भी तीनों स्टेट में हो सकते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों। ठीक है, तो अब देखिए जरा सा, अगर हम लिक्विड सॉल्वेंट लेते हैं तो उसमें सॉलिड सॉल्यूट डाल सकते हैं, लिक्विड सॉल्यूट डाल सकते हैं, गैसियस सॉल्यूट डाल सकते हैं, तो 3 सॉल्यूशन यहां पर बनेंगे। अब गैसियस सॉल्वेंट अगर रखते हैं तो उसमें भी सॉलिड सॉल्यूट, लिक्विड सॉल्यूट, गैसियस सॉल्यूट डाल सकते हैं। अब अगर हम सॉलिड सॉल्वेंट रखते हैं तो उसमें भी सॉलिड सॉल्यूट, लिक्विड सॉल्यूट और गैसियस सॉल्यूट डाल सकते हैं। तो 3 3 6 3 9 प्रकार के सॉल्यूशन बनते हैं। तो बेसिकली सॉल्यूशन 3 तरह के होते हैं, एक सॉलिड सॉल्यूशन, एक लिक्विड सॉल्यूशन, एक गैसियस सॉल्यूशन। यहां जो ये 3 नाम पढ़ रहे हैं वो सॉल्वेंट के नेचर के बेसिस पर। जैसे कि हम आपको बता दें कि यहां पर अगर पानी हमारा सॉल्वेंट है तो ये पूरा सॉल्यूशन हमारा बनेगा लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर मेन कंपोनेंट लिक्विड है।
अगर वही कोई गैसियस जैसे एयर की बात करें तो यहाँ पर सॉल्वेंट अगर गैस है तो इसमें डस्ट जाए, चाहे जो भी हमारे सॉल्यूट के रूप में स्मोक पहुंच जाए, लेकिन ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो एयर का है वो कहलाएगा गैसियस सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन 3 टाइप के होते हैं। देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। कौन कौन? तो एक होता है सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरा होता है लिक्विड सॉल्यूशंस और तीसरा होता है गैसियस सॉल्यूशंस। आइए इन तीनों सॉल्यूशंस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बेसिस और एग्जाम्पल के बेसिस पर तीनों को हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। जैसे कि इसमें पहला है सॉलिड सॉल्यूशन। तो सॉलिड सॉल्यूशन क्या हो गया? इसमें सॉल्वेंट हमारा सॉलिड होगा, ठीक है ना। सॉल्वेंट सॉलिड होने का मतलब ये हो गया कि उसमें सॉलिड में हमारा कोई सॉलिड घुलेगा या कोई लिक्विड घुलेगा या कोई गैस घुलेगा, ठीक है। तो वो सॉल्यूशन हमारा सॉलिड की तरह ही दिखने में लगेगा, तो उसे हम लोग सॉलिड सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। यानी कि लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड। जब इन सॉलिड रहे तो सॉलिड सॉल्यूशन, इन लिक्विड रहे तो लिक्विड सॉल्यूशन और इन गैस रहे तो गैसियस सॉल्यूशन। आइए हम लोग 9 प्रकार के सॉल्यूशंस की स्टडी करते हैं एक टेबल के माध्यम से। तो यहां पर हम अगर बात करें सॉलिड सॉल्यूशन की, तो सॉलिड सॉल्यूशन किसे कहेंगे? जिसमें सॉल्वेंट हमारा सॉलिड होगा, यानी कि मेन बड़ा कंपोनेंट हमारा सॉलिड है, उसमें स्मॉल अमाउंट में हम कुछ भी मिला रहे हैं। अगर सॉलिड मिला दे सॉलिड में तो ये बनता है सॉलिड इन सॉलिड टाइप ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो सॉलिड इन सॉलिड टाइप ऑफ सॉल्यूशन में एग्जांपल में देखें तो जितने भी एलॉयज होते हैं, अगर हम एलॉय की बात करें, जैसे कि हम सोना में देखते हैं कि कॉपर हम मिलाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि 24 कैरेट का गोल्ड यूजफुल नहीं होता है, ठीक है ना, ज्वेलरी में सुटेबल नहीं होता है, तो वहां पर जो है ना उसमें कुछ ना कुछ मिलाया जाता है, कॉपर या कुछ ना कुछ सिल्वर को मिलाया जाता है, ठीक है ना, प्लेटिनम भी मिलाया जाता है। तो सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड को ही मेल्ट करके, इस सॉलिड को भी मेल्ट करके उसमें मिला देते हैं, तो फाइनली दिखने में किसकी जैसा लगता है? तो गोल्ड की जैसा लगता है ना, थोड़ा ना कॉपर जैसा दिखने में लगता है। याद रखिएगा, जब भी सॉल्यूशन बनता है तो सॉल्यूट अपनी प्रॉपर्टीज यानी अपनी आइडेंटिटी को खो देता है, सॉल्वेंट की आइडेंटिटी पकड़ लेता है। जैसे पानी में अगर चीनी घुलाते हैं तो चीनी अपनी आइडेंटिटी खो देता है, बाद में सॉल्यूशंस पूरी तरीके से पानी की तरह ही दिखने में लगता है, ठीक है। तो यहां पर जो है ना, याद रखिएगा सॉल्वेंट का ही प्रॉपर्टी बाद में दिखाई देगा, ठीक है ना। लिक्विड की बात करें, यहां पर लिक्विड इन सॉलिड टाइप ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉलिड में लिक्विड घुलता है, ठीक है ना, सॉलिड में लिक्विड। जैसे कि हम अगर अमलगम की बात करें तो अमलगम नाम सुने होंगे, अमलगम। अमलगम जितने भी होते हैं सभी में सॉल्यूट के रूप में मरकरी होता है, यानी कि अगर किसी मेटल में हम थोड़े से अमाउंट में लिक्विड मरकरी डाल दें अगर हम, तो वो मेटल का अमलगम कहलाता है। एक्चुअली होता क्या है, सोना के कोई भी बर्तन या सोना का कोई भी अगर आपके पास ज्वेलरी हो तो उसको थर्मोमीटर से दूर रखिएगा उसको। जैसे कि हम अगर जानते हैं कि एरोप्लेन में थर्मोमीटर ले जाना अलाउ नहीं है। क्यों नहीं अलाउ है? कि जैसे थर्मोमीटर अगर मान लीजिए गलती से एरोप्लेन के अंदर टूट गया तो जैसे ही वो मिलेगा वहां पर गिर जाएगा एल्यूमिनियम से बना हुआ उस एरोप्लेन की बॉडी पर, तो वहां पर वो एमलगम फॉर्मेशन करेगा। और एमलगम क्या होता है, वहां से धीरे धीरे वो मेटल को पिघलाते जाएगा, मेटल में घुलते जाएगा और वहां पर एरोप्लेन में एक होल क्रिएट कर सकता है, जिसके कारण से कई लोगों की जान जा सकती है, दुर्घटना हो सकती है। इसी कारण से याद रखिएगा, जब भी मरकरी किसी भी मेटल पर जाता है तो वहां एमलगम फॉर्मेशन करता है कुछ कुछ मेटल पर, ठीक है ना, एमलगम बनाता है। तो एमलगम जो भी होते हैं सभी सॉलिड में लिक्विड घुले हुए रहते हैं, माने कि सॉल्यूट हमारा लिक्विड रहता है, मरकरी लिक्विड है और सॉल्वेंट हमारा सॉलिड होता है, ठीक है। गैस इन सॉलिड की बात करें तो ये आप सरफेस केमिस्ट्री में पढ़िएगा, एडजॉर्प्शन आप पढ़ते होंगे, एब्जॉर्प्शन कि जब एक फोम को हम लोग पानी में डालते हैं तो फोम पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। एक होता है एडजॉर्प्शन, जैसे कि अगर आप किसी बॉल को आप किसी रंग के डिब्बे में डाल देंगे तो वो रंग जो होगा खाली बॉल के सरफेस पर फैलेगा, उसके अंदर नहीं जाएगा। तो सरफेस पर जब खाली कंसंट्रेशन हो, बल्क में नहीं हो, तो उसे हम लोग कहते हैं एडजॉर्प्शन। और प्यारे बच्चों, जब पैलेडियम के ऊपर में हाइड्रोजन गैस गिराया जाता है तो ये हाइड्रोजन गैस पैलेडियम के सरफेस पर इस तरह से
एडजॉर्ब जाता है इस तरह से और चिपक जाता है, आपको पूरी तरह से वो पैलेडियम ही दिखाई देगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस तो आपको दिखेगा नहीं, पैलेडियम जैसा ही दिखेगा, लेकिन वहां पैलेडियम पर हाइड्रोजन भी है। यानी हमारा सॉल्वेंट जो है, जो उस पर घुलाने का काम कर रहा है, वो हमारा पैलेडियम है। जो घुलने यानी मिलने का काम कर रहा है वो हमारा कौन है? हाइड्रोजन गैस है। तो ये गैस इन सॉलिड टाइप का एग्जाम्पल हो गया। उसी प्रकार से लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्वेंट हमारा लिक्विड होगा। सॉलिड इन लिक्विड, आप जानती हैं चीनी या नमक को आप पानी में घुलाते हैं तो वो एक सॉल्यूशन जो बनता है वो सॉलिड इन लिक्विड बना। लिक्विड इन लिक्विड, आप इथेनॉल को जब पानी मिलाते हैं, अरे जब पैक बनाता है लोग पीने के लिए, तो क्या होता है वहां पर लिक्विड को ही लिक्विड मिलाता है, तो वो लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएगा, लिक्विड इन लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन कहलाएगा। और गैस इन लिक्विड, तो गैस जैसे कि आप सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं या पानी में जान भी करते हैं कि आप लोग की मछली सब जो रहता है सांस लेता है वो पानी में घुले हुए ऑक्सीजन से सांस लेता है, तो वहां हम लोग जानते हैं कि वो गैस जो है ना, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, वो कहाँ घुला हुआ रहता है? पानी में। तो गैस इन लिक्विड का वो एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन हम लोग पढ़ लिए। एक लास्ट है बचा हुआ गैसियस सॉल्यूशन, आइए उसके बारे में जानते हैं हम लोग। तो गैस इन गैस टाइप के सॉल्यूशन की अगर बात करें तो ये सॉल्यूशन बनने के बाद अंतिम में गैस के जैसा ही दिखेगा। ठीक है, यानी कि गैस तो दिखता नहीं है भाई, फील होगा, मतलब कि गैस के जैसा ही लगेगा। ठीक है, जैसे कि इसमें देखिए गैस में सॉलिड को मिलाना है, तो सॉलिड इन गैस टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ये हमारा 7वां टाइप बन रहा है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल बन जाएगा डस्ट इन एयर। बहुत सारे धूलकण होते हैं जो हवा में मिल जाते हैं, अभी भी हमारे एयर में डस्ट पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, जिसको कि एक परफेक्ट लाइट रेज अगर जाएगा यहां से तो दिखाई दे देगा टिंडल इफेक्ट के कारण से। तो वहां पर जो ये हमारा डस्ट इन एयर जो है, ये हमारा सॉलिड इन गैस टाइप का सॉल्यूशन है, जिसमें कि अगर एग्जांपल हम स्पेशल एग्जांपल ले लेंगे तो कैम्फर, कपूर जिसको कहते हो, अगर वो नाइट्रोजन गैस में डालोगे तो कपूर भी नाइट्रोजन गैस में घुल जाता है और पूरी तरीके से गायब हो जाता है, तो वो भी एग्जांपल जाएगा सॉलिड इन गैस में। ठीक है, लिक्विड इन गैस की बात करें, यानी कि गैस में लिक्विड, तो सिंपल जानते हैं कि हमारे हवा में वाटर वेपर लिक्विड के फॉर्म में है और गायब है, मतलब कि गैस में घुले हुए हैं, तो ये एग्जांपल परफेक्ट है वाटर वेपर इन एयर। ठीक है, उसी प्रकार से गैस इन गैस की बात करें तो इसका भी परफेक्ट एग्जांपल एयर ही है। ठीक है, इसमें एयर में नाइट्रोजन हमारा सॉल्वेंट है, क्योंकि 78% में है। सॉल्यूट के रूप में इसमें कई सारे गैसेस है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अदर गैसेस भी है। ठीक है, तो यहाँ पर गैस ही गैस में घुला हुआ है, ये भी हमारा गैसियस सॉल्यूशन कहलाएगा, गैस इन गैस टाइप ऑफ गैसियस सॉल्यूशन। तो हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन भी 3 तरह के हो गए, लिक्विड 3 तरह के हो गए और गैसियस सॉल्यूशन भी 3 तरह का हो गया। टोटल 9 प्रकार के हमने सॉल्यूशन पढ़ा, बेसिकली 3 प्रकार के पढ़ा हमने। आई होप आपको ये सभी समझ में आया होगा। अब आप इसको अच्छी तरह से लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। सवाल अगर इस ढंग की देखे, गिव एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन इन विच द सॉल्यूट इज गैस। सॉलिड का एक सॉल्यूशन दिखलाना है। सॉलिड सॉल्यूशन का जस्ट अर्थ यहां पर निकल के आता है कि ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट के रूप में सॉलिड हो और सॉल्यूट के रूप में गैस मिल रहा है हम लोग को। ठीक है, तो इनका एग्जाम्पल में हम लाए थे यहाँ पर एडजॉर्प्शन। अगर हम यहां से आंसर को देखें तो इनके एग्जाम्पल में आया था एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन पैलेडियम, कि जब पैलेडियम पर हाइड्रोजन गैस को गिरा है, या फिर अगर हम प्लेटिनम सरफेस पर अमोनिया गिरा दे, तो लेकिन वहां अंतर यह है कि जब प्लेटिनम पर अमोनिया गिरता है तो वो केमिकली रिएक्ट कर जाता है ना, मतलब कि वो प्लेटिनम पर अमोनिया गिर करके टूट जाता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। लेकिन ये यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्लेटिनम पर जब गिरता है तो ये टूटता नहीं है, और सॉल्यूशन क्या कहता है, रिएक्शन नहीं होना चाहिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है जब यहाँ पर गिरता है तो ये यहाँ पर पूरा फैल जाता है इसके सरफेस पर, यानी एडजॉर्ब जाता है, चिपक जाता है, और बाद में ये पूरा का पूरा खाली पैलेडियम का सरफेस दिखाई देता है। हम लोग को ये गैस दिखाई देता नहीं है, कारण क्या, गैस तो इनविजिबल होता है ना, बाद बाकी पूरा पैलेडियम दिखाई देता है। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया सॉल्यूशन ऑफ गैस इन सॉलिड। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया पैलेडियम पर जो है ना हाइड्रोजन जो गिरता है, तो ये इस तरह के सॉल्यूशन का बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल होता है। ठीक है, लेकिन सवाल यहां पर ये आती है कि ये सवाल दूसरे ढंग का कभी कभी किसी किसी बुक में दिया हुआ रहता है। यही सेम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.2 आपको एक और ढंग से देखने को मिलेगा, जिसमें सवाल ये है कि एक सॉल्यूशन है, सॉलिड सॉल्यूशन,
जो दो तरह के सॉलिड से मिलकर बना हुआ है, जो दो तरह के सॉलिड से मिलकर बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है सॉलिड सॉल्यूशन होगा। उसमें सॉलिड ए है, सॉलिड बी है, ठीक है ना। अब कहता है दोनों में से एक बहुत ही बड़ा साइज का एटम है उसका, और दूसरे का एटम बहुत ही छोटे साइज का है। तो जाहिर सी बात है कुछ यूं समझ लीजिए, यहां पर बादाम जब हम लोग मिठाई के डब्बे में डाल देते हैं, मान लीजिए बड़ा बड़ा मिठाई है, उसमें जो गैप सब है उसमें बादाम छिड़क देते हैं। तो आप सॉलिड स्टेट में पढ़े होंगे कि उस टाइप का जो सॉलिड होता है ना, वो इंटरस्टिशियल सॉलिड्स कहलाता है, मतलब इंटरस्टिशियल पार्टिकल कहलाता है, जो कि इंटरस्टिशियल गैप में घुस गया होता है बादाम, ठीक है ना। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी कहलाता है। तो वहां उस सॉलिड में भी यही कहानी होगा कि जो हमारा बड़ा पार्टिकल रहेगा, जो हमारे सॉलिड में, जो हमारे सॉलिड के बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो इस तरह से है, और जब हम लोग उसमें छोटा साइज वाला पार्टिकल मिलाएंगे तो वो पार्टिकल इनके गैप को ऑक्युपाई कर लेगा, और जो हमारा सॉलिड सॉल्यूशन मिलेगा उसको नाम देंगे इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर आपके पास में कभी सवाल ये वाला मिले कि दो ऐसे सॉलिड को हम लोग मिला रहे हैं जिसमें कि एक का साइज बहुत छोटा है, एक का साइज बहुत ही बड़ा है, तो किस प्रकार का सॉल्यूशन बनेगा, ये पूछा जाए तो ये आंसर दीजिएगा। और अगर आपके एनसीईआरटी बुक में अगर ये दिया हुआ है तो उसका आंसर ये दीजिएगा, ठीक है। कि कुछ डेफिनेशंस दिए गए हैं, एक्सप्लेन करना है यहाँ पर, सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, मोलैरिटी और मास परसेंटेज को हम लोग को डिफाइन करना है, ठीक है। तो डिफाइन आप इसको फॉर्मूला बेसिस पर भी कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला ही इन चीजों का डेफिनेशन बनता है, या आप लोग लैंग्वेज में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, हम दोनों काम कर देते हैं, आपको जो पसंद आए वो कर लीजिएगा। तो यहां पर देखते हैं पहला मोल फ्रैक्शन क्या होता है। नंबर 1 यहां पर है हमारे पास मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं यहां पर कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। फ्रैक्शन का मतलब होता है कि कोई एक हमारे पास टोटल पार्ट है, उसको आप 1 मान लो, और परसेंटेज में क्या होता है, इसी चीज को आप 100 मान लेते हो, ठीक है। और फिर इसमें अगर हम किसी एक टुकड़े की बात करें, यहां पर अगर 4 भाग में बांट दे और एक पार्ट को यहां कलर कर दे, तो हम लोग बोलते हैं कि ये कलर्ड भाग का जो फ्रैक्शन है वो 1/4 है, या हम लोग अगर 100/4 करेंगे तो बोलेंगे 25% है, ठीक है। तो परसेंटेज में बोले तो 25% और फ्रैक्शन में बोलेंगे तो 1/4 बोलेंगे, बात बराबर ही है। अब देखो यहां पर अगर हमारे पास ये पूरा का पूरा स्फीयर एक सॉल्यूशन का मोल हो, मान लीजिए उस सॉल्यूशन के मोल को कि हमारे पास 1 मोल का एक सॉल्यूशन है, अगर उसमें यहां पर 1/4 भाग जो हमारे पास अगर सॉल्यूट हो, तो उसका मोल फ्रैक्शन क्या कहलाएगा, 1/4 कहलाएगा। यानी कि अगर हमारे पास 1 मोल हमारे पास पूरा सॉल्यूशन हो और उसमें अगर 1/4 मोल अगर हमारे पास सॉल्यूट रहे, तो वहां पर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 1/4 कहलाएगा। दैट मीन्स पूरे सॉल्यूशन के अगर मोल को हम लोग 1 मोल मान ले, तो उसमें जितने कंपोनेंट्स होते हैं सॉल्यूट या सॉल्वेंट का अपना अपना जितना मोल होता है उसे हम लोग मोल फ्रैक्शन कहते हैं। और सिंपल सी बात है, फ्रैक्शन में जब भी तुम देखते हो तो यहां पर देखो ऊपर में यानी कि न्यूमेरेटर में कौन रहता है, जो जिस चीज की हम लोग बात करते हैं उसका मोल लेंगे न्यूमेरेटर में। डिनोमिनेटर में कौन है, तो टोटल मोल, यहां पर 4 भाग बटा हुआ है, टोटल कर देंगे। दैट मीन्स अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की बात करें तो सॉल्यूट का मोल बाय टोटल सॉल्यूशन का मोल ले लेंगे। टोटल सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा, यानी कह सकते हैं हम लोग द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट, यानी गिवन कंपोनेंट, पर्टिकुलर कंपोनेंट प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ टोटल सॉल्यूशन, ठीक है। 1 मोल के सॉल्यूशन में जो भी गिवन कंपोनेंट के मोल होंगे तो वो 1 से छोटा ही होगा, और 1 से जब भी छोटा होगा तो वो फ्रैक्शन ही होगा, और उसी को हम लोग मोल फ्रैक्शन बोलेंगे। इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। कुछ पॉइंट्स बता देते हैं आपको हम कि अगर हमारे पास a + b 2
हमारे पास कंपोनेंट हो और ये सॉल्यूशन बना रहा हो, अगर एक ए के मोलों की संख्या अगर Na हो और बी के मोल की संख्या Nb हो, तो जाहिर सी बात है टोटल सॉल्यूशन कितना बनेगा, Na प्लस Nb होगा। अब यहां से मोल फ्रैक्शन को और हम लोग x से डिनोट करते हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर a निकालें तो a का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा जितना a का मोल है बाय जितना टोटल मोल है Na प्लस Nb। ठीक है, वही अगर हम b के मोल फ्रैक्शन की बात करें तो जितना b का मोल है Nb बाय टोटल मोल यानी कि Na प्लस Nb, ये हमारा मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है। और याद रखिएगा किसी भी सॉल्यूशन में सभी कंपोनेंट के मोल का जो सम होगा वो हमेशा 1 होगा। दैट मीन्स ये हो गया कि पूरे सॉल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो हमेशा 1 होता है। ये तो आप देख ही रहे कि पूरे सॉल्यूशन को हम लोग 1 मान के चल रहे हैं। तो यानी कि अगर हमारे पास दो कंपोनेंट है, अगर एक का मोल फ्रैक्शन पता है तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन हम लोग निकाल सकते हैं, यानी कि XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB या XB इज इक्वल टू 1 माइनस XA हम लोग लिख सकते हैं। और सिंपल सी बात, अगर हम यूनिट की बात करें तो मोल फ्रैक्शन में ऊपर में भी मोल होगा, नीचे में भी मोल होगा, मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो ये वास्तव में यूनिट लेस होगा, यूनिट लेस होगा। समझ में आ गया? ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से नंबर ऑफ मोल्स पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये हमारा मोल फ्रैक्शन हो गया। अगला टर्म हमारा क्या है? मोलालिटी है। यहां तक का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबर 2 की टर्म में हम लोग बात करते हैं मोलालिटी। ठीक है, मोलालिटी में क्या होता है समझिएगा यहां पर कि अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है तो जाहिर तौर पर इसमें पहले सॉल्वेंट होगा। ये सॉल्वेंट इसमें डाल दिए। अब इस सॉल्वेंट में हम लोग सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो यही सॉल्यूट सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल से जाकर के जुड़ जाएगा। जितने ज्यादा सॉल्वेंट रहेंगे उतने ही अधिक सॉल्यूट इसमें डाला जा सकता है। ठीक है, तो डेफिनेटली यहां पर याद रखिएगा यही बात है कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में रिलेशन दिखाता है मोलालिटी, और कहता है कि 1 किलो के सॉल्वेंट में यानी कि पर किलो सॉल्वेंट में जितने सॉल्यूट के मोल्स यानी कि जितने सॉल्यूट के मोल्स इसके 1 किलो के सॉल्वेंट में अगर मिले होंगे, ठीक है, उसी मोलों की संख्या को मोलालिटी बोलते हैं। यानी मोलालिटी इज नथिंग बट ओनली अ नंबर ऑफ मोल। ठीक है, मोलालिटी कुछ भी नहीं, वो एक नंबर ऑफ मोल्स है। किसका मोल है? सॉल्यूट का मोल है। कितना मोल है? तो उतना मोल है जो कि इस सॉल्वेंट के चाहे जितने भी हम लोग ग्राम किलोग्राम लिए हुए हों उनके 1 किलोग्राम सॉल्वेंट से जुड़ा हुआ रहता है, उसमें घुला हुआ रहता है। 1 किलोग्राम के सॉल्वेंट में जितना सॉल्यूट का मोल होगा उसे मोलालिटी कहेंगे। सपोज कर लीजिए अगर हमारा सॉल्वेंट 10 किलोग्राम का है और टोटल सॉल्यूट हमने 20 मोल घुलाए हुए हैं, तो 20 मोल सॉल्यूट डाले हुए हैं 10 किलो के सॉल्वेंट में, तो 1 किलो के सॉल्वेंट में कितने मोल आए? 2 मोल आएंगे। तो वहां पर 2 मोल पर केजी मोलालिटी कहलाएगा। मोलालिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, तो यानी कि कह सकते हैं इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, यानी सैंपल ले लेना है इसकी 1 किलोग्राम का। उस 1 किलोग्राम के सॉल्वेंट में जितने सॉल्यूट घुले हुए होंगे वही उसका मोलालिटी कहलाएगा। यानी कि अगर हम मोलालिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ये किस में होगा? किलोग्राम में लेना है आपको। ठीक है, अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट इसका हो जाएगा, यूनिट की बात करेंगे तो ऊपर में मोल है और नीचे में केजी होगा, तो ये मोल पर केजी हो जाएगा। और सिंपली इसको हम लोग स्मॉल m से डिनोट कर दिया करते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी टेम्परेचर डिपेंडेंसी की बात करें तो प्यारे बच्चों यहां पर देखो ये नंबर ऑफ मोल्स है और ये मास है, वेट है। दोनों टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि पूरी मोलालिटी भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगी। तो यहां तक मोलालिटी हो गया, इसका भी आप लोग नोट आउट कर लो। और फिर हम लोग चलते हैं तीसरी टर्म में मोलालिटी की तरफ। तो तीसरा टर्म हमारा यहां पर है मोलारिटी। ठीक है, मोलारिटी भी मोलालिटी की तरह नंबर ऑफ मोल्स को ही रिप्रेजेंट करता है। किसके मोल को? तो सॉल्यूट के मोल को। लेकिन इस बार अंतर क्या है? इस बार हमारे पास पूरे सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों है। अगर इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी है, सपोज कर लीजिए सॉल्यूशन का वॉल्यूम की बात यहां पर कर रहे हैं, भी है। ठीक है, तो इसमें कितने मोल सॉल्यूट घुले हुए हैं? ये n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। ठीक है,
कितने मोल सॉल्यूट घुले हुए हैं, इस N और V के बीच रिलेशन दिखाता है मोलैलिटी, और कहता है कि अगर हमारे पास वॉल्यूम 1 लीटर हो, ठीक है, वॉल्यूम अगर 1 लीटर हो तो पर लीटर वॉल्यूम में जितने नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट मिलेंगे, यानी कि अगर ये 5 लीटर का मान लो सॉल्यूशन है तो इससे 1 लीटर बाहर निकाल लेंगे और उस 1 लीटर के सॉल्यूशन में देखेंगे कितने सॉल्यूट के मोल घुले हुए हैं। दैट नंबर इज कॉल्ड मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, यानी कि मोलैरिटी इज अ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट विच इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कह सकते हैं हम लोग इट इज द number of moles of solute present in 1 liter of solution। और डिफाइन यहां पर कर सकते हैं, इसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं। ठीक है, यूनिट में भी कैपिटल M का यूज कर लेते हैं हम लोग। यहां पर ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये वॉल्यूम किस में होगा, लीटर में होगा। और जाहिर सी बात है यहां पर टेम्परेचर की डिपेंडेंसी की बात करें तो टेम्परेचर पर नंबर ऑफ मोल्स तो इफेक्टेड नहीं होता है, लेकिन वॉल्यूम की बात करें तो आप जानते हैं कि वॉल्यूम जब सॉल्यूशन में हम लोग डालते हैं तो सॉल्यूशन में एक्सपेंशन होगा, ये वॉल्यूम में बढ़ोतरी होगी, और जाहिर तौर पर वॉल्यूम में बढ़ोतरी होगी, ये भी का मान बढ़ेगा तो ये पूरा का पूरा मान घटने लगेगा। मतलब ये हो गया कि अगर मोलैरिटी की बात करें तो वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। विद द रेज इन टेम्परेचर द मोलैरिटी डिक्रीजेस, यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ने से मोलैरिटी घट जाता है। ठीक है ना, यानी टेम्परेचर पर ये निर्भर करता है। और अगर यहां पर बात करें यूनिट की तो इसका यूनिट ऊपर में मोल रहेगा और नीचे में लीटर रहेगा, तो ये मोल पर लीटर हो जाएगा, और कैपिटल M का भी उपयोग हम लोग कर लेते हैं इसमें। ठीक है, तो ये मोलैरिटी का टर्म हो गया। अब लास्ट पॉइंट है यहां पर मास परसेंटेज। अभी हमने परसेंटेज के बारे में बताया था। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 में से। ठीक है ना, यानी कि अगर पूरे सॉल्यूशन के मास को हम लोग 100 ग्राम मान ले तो उसमें जितना सॉल्यूट होगा, जितने भी मास में सॉल्यूट होगा, वो उस सॉल्यूशन में उसका मास परसेंटेज कहलाएगा। मतलब कि अगर हमारे पास 200 ग्राम का कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें एक कंपोनेंट 100 ग्राम है, दूसरा भी कंपोनेंट 100 ग्राम है, ठीक है ना, तो दोनों ही कंपोनेंट की अगर हम मास की बात करें तो सॉल्यूशन का, यहां पर सॉल्यूशन 200 ग्राम का है, उसका आधा ये है, उसका आधा ये है, आधा माने 50% हो गया। तो वही परसेंटेज जो होता है ना, परसेंटेज मास जो होता है ना किसी भी कंपोनेंट का उस सॉल्यूशन में, वही मास परसेंटेज कहलाता है। जनरली हम लोग परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो जिसका परसेंटेज निकालना होता है उसका वैल्यू रखते हैं हम लोग, डिवाइड कर देते हैं टोटल वैल्यू से, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो यही मास परसेंटेज निकलता है। मास के टर्म में लिखो तो मास परसेंट, वॉल्यूम के टर्म में लिखो तो वॉल्यूम परसेंट। ठीक है ना, अगर आप एग्जाम में आए हुए मार्क्स के बारे में बोलो तो मार्क में भी क्या होता है कि अगर आप जितने ऑब्टेन्ड मार्क्स का परसेंटेज निकालना चाहते हो तो ऑब्टेन्ड मार्क्स ऊपर रखोगे, बाय टोटल मार्क्स करोगे, इनटू 100 कर दोगे, तो वही मार्क्स का परसेंटेज निकल जाएगा। तो मास परसेंट की बात करें तो यहां पर ये होगा द मास ऑफ गिवन कंपोनेंट, जिस भी कंपोनेंट की यहां पर हम बात करें, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन is called mass percent of that component। उस कंपोनेंट का मास परसेंट ये कहलाएगा। और सिंपल सी बात है, मास परसेंट निकालेंगे कैसे, जिस भी कंपोनेंट का मास परसेंट निकालना है उस कंपोनेंट का मास लिखोगे। मान लो कि मास ऑफ गिवन कंपोनेंट लिख दिए, गिवन कंपोनेंट बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई कर देना कितना से, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये हमारा हो जाएगा मास परसेंट ऑफ दैट कंपोनेंट। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आप थ्योरी पढ़े होंगे तो ये आपसे खुद ब खुद बन गया होगा। मेरे ख्याल से यहाँ पर इस क्वेश्चन को ज्यादा ब्रीफली आप लोग थ्योरी में ही पढ़ चुके होंगे, समझ चुके होंगे। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन लैब वर्क इज 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास इन एक्वस सॉल्यूशन। इसका मतलब हुआ कि जो लैब वर्क में, लेबोरेटरी में जो नाइट्रिक एसिड का डब्बा आपने कभी देखा होगा रखा हुआ, वो 100% एसिड नहीं रहता है, 100% कंसंट्रेटेड एसिड नहीं रहता है, वो डाइल्यूट किया हुआ रहता है। डाइल्यूट मतलब क्या होगा, उसमें पानी मिलाकर रखा रहता है। कितना पानी, तो उसमें कहा गया है कि वो जो हमारा पानी और एसिड का सॉल्यूशन है उसमें 68% बाय मास एसिड है, यानी कि अगर 100 ग्राम का वो सॉल्यूशन है तो 68 ग्राम हमारे पास उसमें एसिड होगा, बाद बाकी 32 ग्राम उसमें क्या होगा, वाटर घुला हुआ होगा। ठीक है,
अब कहता है कि तब बताइए यहां पर कि व्हाट शुड बी द मोलैरिटी ऑफ सच अ सैंपल ऑफ द एसिड, इसी एसिड का एक सैंपल अगर लिया जाए तो उसका क्या होगा मोलैरिटी, अगर उस सॉल्यूशन का डेंसिटी 1.504 ग्राम पर मिलीलीटर है तो, यानी कि अगर उस सॉल्यूशन का डेंसिटी 1.504 ग्राम पर मिलीलीटर है तो बताइए यहां पर कि उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी, उसका कोई सैंपल लेंगे अगर हम तो उसकी मोलैरिटी क्या होगी। तो प्यारे बच्चों मोलैरिटी के लिए हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का यूज होता है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का यूज होता है। अब देखिए मसाला तैयार करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए हमें वेट बाय मोलर वेट करना पड़ेगा और वॉल्यूम निकालना होगा। तो ये दो चीज के लिए पहले काम करते हैं, डायरेक्ट मोलैरिटी पर नहीं जाएंगे, पहले ये दो का काम करेंगे। सबसे पहले हमें दिया हुआ दो चीज है, 68% बाय मास यहां पर दिया हुआ है, मास परसेंट दिया हुआ है 68% और डेंसिटी 1.504 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम लोग सॉल्व करते समय यहां पर क्या करेंगे, जब भी आपको मास परसेंट या मोलैरिटी जो भी पहले दे दिया रहे आप लोगों को कंसंट्रेशन टर्म में, अगर पहले से ही वो दिया हुआ रहे तो इसको सिंप्लीफाई कर लो कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। तो हम जानते हैं 68% बाय मास ऑफ नाइट्रिक एसिड का मतलब होता है, मींस इसका मतलब हुआ कि 68 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये 100 ग्राम के सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। इसका मतलब ये हो गया कि मास ऑफ नाइट्रिक एसिड हम कितना ले लेते हैं, मास ऑफ नाइट्रिक एसिड हम यहां पर ले लेते हैं, ठीक है, ये ले लेते हैं हम लोग 68 ग्राम, ठीक है। और अगर हम मोलर मास की बात करें, मोलर मास की बात करें तो वो कितना हो जाएगा नाइट्रिक एसिड का, तो देखिए यहां पर H का होता है 1, नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का 16, 3 जा 48, ये हो जाएगा 48 प्लस 14 करेंगे तो ये हो जाएगा 62, 1 63, 63 ग्राम पर मोल हो जाएगा। तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स हमें मिल जाएगा। नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, मास ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय मोलर मास, ठीक है, बाय मोलर मास। मास कितना है 68 ग्राम, मोलर मास 63 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो यहां से यहां ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, मोल में आएगा ये हमारा 1.08 मोल हमें ये प्राप्त होगा। यानी कि हमारे पास जो 100 ग्राम के सॉल्यूशन हमने लिया है सैंपल के रूप में, तो उसमें हमारे पास 1.08 मोल नाइट्रिक एसिड है। याद रखना यहां पर सैंपल हम 100 ग्राम का ले या सैंपल हम उससे एक बूंद ले ले या एक हम पूरा ढक्कन ले ले, हर केस में मोलैरिटी बिल्कुल सेम होगी, कंसंट्रेशन बिल्कुल सेम होगा। इस बात को याद रखिएगा। कंसंट्रेशन जो होती है ना वो सभी प्रकार के सैंपल में, सैंपल की मात्रा पर निर्भर नहीं करती है, सैंपल जितना लीजिए सब में सेम रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर नंबर ऑफ मोल हमने निकाल लिया। अब हम लोग वॉल्यूम के लिए वर्क करेंगे। तो वॉल्यूम तो हमें नहीं पता है, लेकिन पूरे सॉल्यूशन का डेंसिटी हमें पता है। अब डेंसिटी पता है सॉल्यूशन का, और मास पता है सॉल्यूशन का 100 ग्राम, तो वॉल्यूम यहां से हम लोग निकाल लेंगे। कैसे, तो सॉल्यूशन का मास डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, उस रिलेशन से हम लोग वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो यहां पर अगर हम बात करें तो मास बाय वॉल्यूम होता है आपका डेंसिटी। तो यहां से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा यहां पर मास बटे डेंसिटी, मास बटे डेंसिटी। तो मास यहां पर हम लोगों ने लिया है, यहां पर 100 ग्राम लिया हुआ है, और डेंसिटी यहां पर हमें दिया हुआ है 1.504, ठीक है। तो ये मिलीलीटर में आएगा क्योंकि ये ग्राम पर मिलीलीटर में है, ये आ जाएगा 66.49 मिलीलीटर, जिसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.06649 के बदले यहां 5 लिख देते हैं, ये लीटर में हो गया, क्योंकि हमें जो वॉल्यूम चाहिए वो लीटर में चाहिए, तभी मोलैरिटी निकाल पाएंगे, ठीक है। अब यहां से फाइनली हम लोग मोलैरिटी पर वर्क करेंगे। तो मोलैरिटी यहां पर हो जाएगा कितना, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम लोगों ने निकाला है, यहां पर 1.08 मोल निकाला है, बाय वॉल्यूम हमने निकाला है 0.0665। अब इसको आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कर लीजिएगा, जब इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो ये रिजल्ट आ जाएगा 16.24 मोल पर लीटर। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी के रूप में। A solution of glucose in water is labeled as 10% weight by weight, यानी कि मास बाय मास कह सकते हैं कि एक हमारे पास ग्लूकोज का सॉल्यूशन है जिस पर लिखा हुआ है कि 10% मास बाय मास है, माने कि अगर 100 ग्राम उसमें सॉल्यूशन है तो उसमें 10 ग्राम उसमें ग्लूकोज घुला हुआ है, ठीक है, मास परसेंट दिया हुआ है। व्हाट वुड बी द मोलैलिटी
एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। ईच कंपोनेंट मतलब ग्लूकोज का और वाटर का, उसमें मोल फ्रैक्शन क्या होगा और उस सॉल्यूशन की मोलैलिटी क्या होगी वो बतलाना है। और इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, अगर डेंसिटी उस सॉल्यूशन की 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर हो तो बताइए उस सॉल्यूशन की मोलैलिटी भी क्या है। तो हमारे पास मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन तीनों चीज हमें निकालने के लिए कह रहा है, और हमें दिया हुआ क्या है, मास परसेंट और डेंसिटी, दो ही चीज हमें दिया हुआ है। तो पहले इन दोनों को अच्छी तरह समझ लेते हैं जो चीज हमारे पास दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, और हम लोग इस 10% को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 10% जो वेट बाय वेट है ऑफ ग्लूकोज, इसका मतलब हो गया मींस 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, दैट मीन्स ये हो गया हमारे पास मिल गया क्या गया, वेट ऑफ ग्लूकोज मिल गया ये 10 ग्राम। ठीक है, उसके बाद वेट ऑफ वाटर हमें मिल गया। ठीक है, कितना, 100 ग्राम पूरे सॉल्यूशन का है, उसमें 10 ग्राम अगर हमारे पास ग्लूकोज है तो वाटर हो जाएगा 90 ग्राम। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूशन भी लिख ही लेते हैं, ये हम मान लिया यहां पर 100 ग्राम। अब देख लेते हैं यहां से हमारे पास मास निकल चुका है सबका। तो अब हमें यहां पर अगर देखिए मोलैलिटी निकालना है, तो मोलैलिटी के लिए हमें चाहिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और मोल फ्रैक्शन भी निकालना है तो उसमें मोल्स ऑफ सॉल्वेंट भी चाहिए। तो पहले मोल्स निकाल लेते हैं हम लोग। तो अगर हम यहाँ पर मोल्स ऑफ ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का मोल कितना हो जाएगा, ये होता है वेट बाय मोलर वेट फॉर्मूला, और यहाँ पर वेट दिया हुआ है ग्लूकोज का 10 ग्राम। अब मोलर वेट ग्लूकोज की बात करें तो कार्बन का 12 होता है, 12 गुना 6 72 हो जाएगा। हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 गुना 12 12 हो जाएगा। ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 गुना 6 96 हो जाएगा, और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 180। सॉल्व करेंगे इसको 1/18 को तो 0.0556 समथिंग में ये हमारे पास इतना मोल हमें मिलेगा, किसका, ग्लूकोज का मोल मिल गया। और सिमिलरली अगर हम बात करें मोल ऑफ H2O की, तो ये भी हो जाएगा वेट बाय मोलर वेट, और H2O का वेट हमें प्राप्त है 90 ग्राम। 90 डिवाइड कर लेंगे मोलर वेट H2O कितना है, तो 16 + 2 18 हो जाएगा, तो ये 5 मोल हमें वाटर मिल गया। एंड देयरफॉर सबसे पहले हम लोग अब निकाल लेते हैं क्या, अब हम लोग निकालते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या हो जाएगा, सबसे यहां पर पहले बात कर लेंगे तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम चाहिए हम लोग को। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मोल हमें प्राप्त है 0.0556 मोल। और अगर हम वेट ऑफ सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट हमारे पास वाटर है, 90 ग्राम है, और इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.09 kg। ठीक है, तो ये मोल पर केजी में आएगा। अब सॉल्व कर लेंगे तो ये 556 अगर ऊपर में रख ले और ये नीचे में 9 रख ले, तो यहां पर देखिए नीचे का जाएगा ऊपर 100 और ऊपर का नीचे आएगा यहां पर 10,000 पॉइंट उड़ाने पर। तो ये हमारा पॉइंट उड़ गया, यहां पर आ गया। अब हम लोग डिवाइड कर लेते हैं तो हो जाएगा 9 से 6 बार में 54 कटेगा, और यहां पर 1 आएगा तो यहां पर 1 पर 6 16 हो जाएगा, 9 1 जा 9, 7 बचेगा, और 9 से 1 जा 63, 61.7 समथिंग में आएगा। और डिवाइड कर देंगे कितना से, 100 से, तो ये हो जाएगा 0.617 समथिंग आएगा मोल पर केजी। ये हमारा हो गया मोलैलिटी का आंसर। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, मोलैलिटी तो निकल गई, अब हमें मोल फ्रैक्शन प्राप्त करना है। तो मोल फ्रैक्शन को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, और मोल फ्रैक्शन हमें ईच कंपोनेंट का प्राप्त करना है, यानी कि वाटर का भी और ग्लूकोज का भी। तो हम आपको बताते हैं कि अगर किसी एक का भी मोल फ्रैक्शन आप निकाल लेते हैं तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन फॉर्मूला से निकालने की जरूरत नहीं है। 1 में से पहले वाले का मोल फ्रैक्शन आप माइनस कर दोगे, दूसरे वाले का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। तो आइए ग्लूकोज का ही मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, एक्स ग्लूकोज निकालते हैं। तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसका मोल ऊपर में लिखा जाता है मोल ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो मोल ऑफ ग्लूकोज कितना हमें प्राप्त है 0.0556 बाय टोटल सॉल्यूशन का मोल कितना हो जाएगा, तो ग्लूकोज का मोल 0.0556
प्लस वाटर का मोल 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.0556 डिवाइड कर देंगे यहाँ पर 5.0556, तो यहाँ पर ये तो पॉइंट उड़ जाएगा, तो ये भी पॉइंट उड़ जाएगा, और हमें 556 को डिवाइड करना है 50556 से। तो ये जो हम सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारे पास जो आंसर प्राप्त होगा 0.01, ठीक है। यहां पर ये आएगा हमारा इसका मोल फ्रैक्शन, किसका हो गया, तो ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो यहां पर ये ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन हमारे पास इतना आ गया। तो हम लोग अगर बात करेंगे यहां पर वाटर की मोल फ्रैक्शन की बात कर ले, देयरफॉर x वाटर की बात करें तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स ग्लूकोज, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.01, तो ये हो जाएगा हमारा 0.99, ये हो जाएगा हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, वाटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हमने मोल फ्रैक्शन भी निकाल लिया। अब लास्ट टर्म हम लोग मोलैरिटी की बात करेंगे। तो मोलैरिटी में क्या है, हम लोग को वॉल्यूम चाहिए सॉल्यूशन का, लेकिन हमें डेंसिटी पता है। देखो यहां पर हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए जो हमें पता है, और हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। वॉल्यूम तो हमें दिया हुआ नहीं है, हमें तो सॉल्यूशन का मास पता है, मास ऑफ सॉल्यूशन हमने 100 ग्राम लिखा हुआ है, और डेंसिटी हमें दिया हुआ है सॉल्यूशन का वो 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। यहां से हम लोग डेंसिटी और मास के हेल्प से हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो जब मोल्स और वॉल्यूम निकल जाएगा तो मोलैरिटी निकल जाएगा। आइए देखते हैं। तो यहां से हमें मास ऑफ सॉल्यूशन हमें पता है 100 ग्राम, ठीक है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, और हम जानते हैं डेंसिटी होता है मास बटे वॉल्यूम, देयरफॉर वॉल्यूम हो जाएगा मास बटे डेंसिटी, और मास हो गया 100 बटे डेंसिटी 1.02। यहां से डिवाइड कर देंगे तो ऊपर में जाएगा कितना, 10,000 हो जाएगा। 4 से घटाएंगे तो 4 से 3 बार में 12 कट गया, 4 से ये 25 250 टाइम्स में कटेगा, और ये डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ऐसे आएगा। ये हमारा आएगा मिलीलीटर में, और हम इसको लीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो यही हमारा हो जाएगा वॉल्यूम बराबर हो जाएगा 0.0833 लीटर हो जाएगा, ठीक है। इसमें थाउजेंड से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा लीटर में आ जाएगा वॉल्यूम। अब फाइनली हमें जो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ प्राप्त थे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट जो हमें प्राप्त था वो था 0.0556 था। अब हम लोग यहाँ पर इस नंबर ऑफ मोल्स में मोलैरिटी यहाँ पर निकाल लेंगे। मोलैरिटी हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.0556 बाय 0.0833, और यहां से ये पॉइंट इक्वली उड़ जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 556 बटे 833, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.667 मोल पर लीटर। तो कैसा लगा ये एक्सप्लेनेशन, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये सवाल थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब कि थोड़ा सा समझने वाला है, इसमें कई सारे टर्म्स मिले हुए हैं, ठीक है। सवाल को समझना अच्छे से है, उसके बाद इसे कॉन्सेप्ट को भी समझना है, फिर सवाल जो बनाएंगे उसको भी समझना है। तो एक वादा करना होगा कि अगर इस सवाल समझ में आपको अच्छी तरह से आ जाएगा तो आपको इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे कि ये सवाल आपके लिए एकदम छूमंतर हो जाए, तुरंत ही, एकदम ऐसे ही। तो हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 m HCl are required to react completely with 1 gram mixture of sodium carbonate and sodium bicarbonate। सुनिएगा यहां तक में, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का हमारे पास एक मिक्सचर है। सोडियम कार्बोनेट भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट भी रिएक्शन करता है। दोनों में ही खूबी है कि दोनों ही HCl से रिएक्शन करके NaCl, CO2 और H2O देता है, ठीक है, दोनों ही। तो जाहिर सी बात है कि दोनों का मिक्सचर हमारे पास में है, और 1 ग्राम मिक्सचर है। अगर उस मिक्सचर में हमें HCl डाल देंगे तो दोनों ही NaCl और H2O और CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहा जा रहा है सवाल में क्या, कि हमारे पास 1 ग्राम इन दोनों का ऐसा मिक्सचर है जिसमें कि ये दोनों के नंबर ऑफ मोल बिल्कुल सेम है। 1 ग्राम के ही मिक्सचर में ये दोनों इस कदर मिले हुए हैं कि इनका जो मोल की संख्या है उस 1 ग्राम में उतने ही मोलों की संख्या इसकी भी है। समझे बात को, ठीक है। दोनों की मोल की संख्या सेम है, 1 ग्राम मिक्सचर है, और उसमें 0.1 m कंसंट्रेटेड HCl कितने वॉल्यूम में डाल दे, कितने वॉल्यूम में मिलाए, उस मिलीलीटर को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। मतलब कितना HCl हम डालेंगे उस मिक्सचर में
जो कि ये कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए। सवाल ये कहता है, और यानी कि हमको HCl का वॉल्यूम निकालना है। तो HCl का वॉल्यूम अभी बहुत दूर है, पहले ये देखते हैं हम लोग कि हमारे पास जो 1 ग्राम का मिक्सचर है उसमें किसी एक का अमाउंट को x मान लेते हैं, दूसरा कितना हो जाएगा 1 माइनस x हो जाएगा। मान लेते हैं लेट द अमाउंट ऑफ Na2CO3 कितना मान लेते हैं x ग्राम मान लेते हैं। देयरफॉर अमाउंट ऑफ NaHCO3 कितना हो जाएगा 1 माइनस x ग्राम हो जाएगा। अब देखिए हम लोग दोनों के मोल को निकाल लेते हैं, क्योंकि जानते हैं मोल यहां पर x का वैल्यू तो यहां फाइंड आउट करना पड़ेगा हम लोग को ना। तो यहां पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम जानते हैं कि n नंबर ऑफ मोल ऑफ Na2CO3 ये दिया हुआ नंबर ऑफ मोल ऑफ NaHCO3। कारण क्या है, यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये इक्विमोलर है इस मिक्सचर में, मतलब दोनों के मोल आपस में बराबर है ना। ये इक्विमोलर लिखने के कारण हम ऐसा काम किए, दोनों के मोल को बराबर कर दिए। अब मोल क्या होता है, मोल होता है वेट बाय मोलर वेट, W1 बाय M1 बराबर W2 बटे M2। ठीक है, इनका वेट कितना है Na2CO3 का, तो इनका वेट है यहां पर x ग्राम। ठीक है, और इनका मोलर वेट कितना होगा, तो ये यहां पर सोडियम का 23 पुट करेंगे, 23 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 46 प्लस इसमें 12 ऐड कर देंगे तो 46 प्लस 12 58 हो जाएगा। 58 में 16 3 जा 48 जोड़ देंगे तो 58 में 48 जोड़ेंगे तो 50 40 90 8 8 16 यानी 106 हो जाएगा। ठीक है ना, इज इक्वल टू W2 यानी कि मास ऑफ यहां पर मान के चले हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का 1 माइनस एक्स बटे M2। इसके अगर मोलर मास की बात करें तो यहां पर 23 प्लस 1 24, 24 प्लस 12 हो जाएगा 36। 36 में अगर 16 3 जा 48 जोड़ देंगे तो 36 प्लस 48 करेंगे तो 30 प्लस 40 70 हो जाएगा। 8 प्लस 14 कर देंगे, 70 प्लस 14 हो जाएगा 84 हो जाएगा, 84 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहां पर हम लोग सिंपल अगर यहां पर कटा दें, हम यहां पर 2 से कटाएंगे तो यहां पर 2 से हो जाएगा 42 दूनी 84, या 2 से कटा देंगे यहां पर तो 2 53 टाइम्स में आप कटेगा। अब ये हो जाएगा 53 इंटू 153 माइनस 53x इज इक्वल टू यहां पर 42x हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हो जाएगा, यहां पर अगर हम इसको लेके चले उधर लेके जाएंगे तो 42x प्लस 53x बराबर 53 हो जाएगा। ठीक है, और यहां से अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा यहां पर 42 प्लस 53 करेंगे तो हो जाएगा 5 5 4 9 95 95x इज इक्वल टू हो जाएगा 53। देयरफॉर x इज इक्वल टू हो जाएगा 53 बाय 95, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.556। ये x का वैल्यू हो गया। अब इस x के मान को यहां पर पुट करके हम लोग मोल निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल ऑफ यहां पर जो Na2CO3 था वो कितना था x बटे 106, तो ये हो जाएगा 0.556 बटे 106, और इसको जब हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमारा आएगा 0.00526। ठीक है, ये आएगा। और जाहिर सी बात है कि अगर हम यहां पर NaHCO3 का यहां पर मोल अगर हम निकालें तो वो आएगा 1 माइनस एक्स बट्टे 106, यानी कि 1 माइनस 0.556 बट्टे 106, और जाहिर सी बात है वो भी उतना ही मोल आ जाएगा 0.00526। कारण क्या है, तो दोनों इक्विमोलर है, और इक्विमोलर मान के चले हैं तो दोनों के नंबर ऑफ मोल क्या आएंगे, बराबर आएंगे। तो यहां तक हमने क्या किया, इस 1 ग्राम के मिक्सचर में दोनों के कितने नंबर ऑफ मोल्स थे ये हमने पता कर लिया, और मोल ही निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब चलेंगे हम लोग रिएक्शन पर कि HCl किस प्रकार से रिएक्ट करता है Na2CO3 से और NaSCO3 से। तो चलिए अगर रिएक्शन की बात करें तो देखिए, अगर हम Na2CO3 को रिएक्ट करवाएं HCl से, और ये देगा यहां पर NaCl प्लस CO2 प्लस H2O, तो यहां पर आपको 2 सोडियम है 2 से बैलेंस करना होगा, 2 क्लोरीन हो गया 2 से बैलेंस करना होगा यहां पर। ठीक है, ये अब पूरा बैलेंस हो चुका है। तो यहां पर देखिए कि 1 मोल सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट करने के लिए यहां पर 2 मोल HCl चाहिए, यानी कि 1:2 का रेशियो है। 1 मोल सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करने के लिए 2 मोल HCl चाहिए। तो भैया हमारे पास सोडियम कार्बोनेट इतना मोल है, तो इस रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए हमारे पास
इतना गुना 2 HCl चाहिए। यानी कि यहां पर जो अगर टोटल HCl रिक्वायर्ड की बात करें, टोटल HCl रिक्वायर्ड की बात करें तो ये मोल में हम निकाल रहे हैं। तो यहां पर जो HCl रिक्वायरमेंट होगी वो 1 मोल में 2 मोल, तो इतना मोल में 2 गुना 0.00526 इतने की रिक्वायरमेंट होगी। इतने मोल हमारे पास HCl चाहिए ही चाहिए। मैंने ये निकाल लिया कि Na2CO3 से रिएक्शन करेगा अगर हमारे पास इस मिक्सचर में HCl, तो उनको इतना मोल HCl चाहिए भाई। ठीक है, अब देखो यहां पर अगला रिएक्शन, NaHCO3 अगर रिएक्शन करता है HCl से तो ये यहां पर NaCl देता है प्लस CO2 देता है प्लस H2O देता है, और ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है। यानी कि यहां पर रेशियो 1:1 का हो गया। 1 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट के रिएक्शन के लिए 1 मोल यहां पर HCl चाहिए होगा। दैट मींस यहां पर हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट तो जितना मोल है उतना ही मोल यहां पर HCl चाहिए। यानी कि यहां पर जो टोटल HCl रिक्वायर्ड है, जो टोटल HCl रिक्वायर्ड फॉर दिस रिएक्शन, ये 0.00526 मोल ही यहां पर लगेगा। ठीक है, यहां पर इतने मोल HCl इसके लिए लगेंगे और इतने मोल HCl इसके लिए लगेंगे, तो टोटल मोल HCl कितना हो जाएगा, ये प्लस ये, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो इतने मोल HCl की हमें जरूरत होगी इस पूरे 1 ग्राम मिक्सचर में इन दोनों से रिएक्शन करवाने के लिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl निकल गया, और हमारे पास HCl की मोलैरिटी दी हुई है। हम जानते हैं मोलैरिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल बटे वॉल्यूम। अब मोलैरिटी दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल हमें मिल गया है, तो वॉल्यूम आराम से निकाल लेंगे। तो प्यारे बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहां से अगर हम टोटल HCl की बात कर लें, टोटल HCl रिक्वायर्ड की यहां पर बात कर लें इस पूरे रिएक्शन में, तो वो हो जाएगा हमारा 2 × 0.00526 प्लस 0.00526, यानी कि ये हो जाएगा टोटल 3 × 0.00526। ठीक है ना, तो यहां पर ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 6 × 3 18 हो जाएगा, 3 × 2 6 1 7 हो जाएगा, 5 × 3 15 हो जाएगा, 0.0। ये इतने मोल HCl की जरूरत हमें पड़ेगी इस पूरे रिएक्शन में। अब कौन सा HCl है, तो हमारे पास जो HCl यूज करने के लिए दिया गया है उसका कंसंट्रेशन 0.1 मोल है, मोल पर लीटर है। यानी कि हमारे पास मोलैरिटी हम जानते हैं N/V होता है, और ये मोलैरिटी हमें दिया हुआ है 0.1 मोल पर लीटर। नंबर ऑफ मोल हमें जो पता है निकाला है HCl का, वो निकाले हैं 0.01578, और हम ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे कंसंट्रेशन वाले, इतने मोल रखने वाले अगर हमारे पास HCl होंगे तो उनका कितना वॉल्यूम लगेगा। तो ये फाइनली अगर हम लोग यहां पर V लिखें, तो यहां पर अगर हम लोग V का वैल्यू निकाले तो V कितना हो जाएगा, 0.01578 बाय 0.1। यहां से उड़ेगा तो जाएगा, सिंपल सी बात है। यहां पर ये पॉइंट हम लोग जब यहां उड़ाएंगे तो ऊपर में 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पॉइंट यहां से खिसक के यहां आ जाएगा, और 1 से डिवाइड करेंगे तो भैया वही रह जाएगा, तो 0.1578। और मोलैरिटी में मोल पर लीटर होता है, ये लीटर में आएगा। हमें पूछा गया है किसमें, मिलीलीटर में, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 157.8 मिलीलीटर HCl की रिक्वायरमेंट होगी, और यही हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। कैसा लगा ये वीडियो, कैसा लगा आपको ये एक्सप्लेनेशन? आई होप आपको समझ में आया होगा। A solution is obtained by mixing 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन, यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि मास परसेंटेज सॉल्यूट का 25% है, उसका 300 ग्राम लिया गया। ठीक है, और दूसरा सॉल्यूशन जिसमें कि मास परसेंटेज सॉल्यूट का 40% है, उसका 400 ग्राम लिया गया। दोनों को मिला दिया गया, तब बोलता है कि रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो होगा उसका मास परसेंटेज कितना होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले बात कर ले कि जो हमारा 300 ग्राम 25% जो सॉल्यूशन था उसमें सॉल्यूट कितना है मास में, वो निकाल लेते हैं। तो यहां पर देखते हैं सबसे पहले कि 25% बाय मास मीन्स 25 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यही मतलब होता है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर 100 में 25 है तो 300 में कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। देयरफॉर मास ऑफ सॉल्यूट इन 300 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 3 गुना 25 75 ग्राम हो जाएगा। नहीं, 100 में 25 है
200 में 50 हो जाएगा, 300 में 75 हो जाएगा। चलिए यानी पहला सॉल्यूशन में हमारे पास सॉल्यूट है 75 ग्राम, ठीक है। दूसरे अगर सॉल्यूशन की बात करें तो 40% बाय मास मीन्स 40 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यानी 100 में 40 ग्राम है तो 200 में 80 ग्राम होगा, 300 में 120 ग्राम होगा, 400 में कितना हो जाएगा, 160 ग्राम हो जाएगा। देयरफॉर मास ऑफ सॉल्यूट इन 400 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो ये हो जाएगा 4 गुना 40 यानी कि 160 ग्राम हो जाएगा ना, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास पहले सॉल्यूशन में सॉल्यूट 75 ग्राम है, दूसरे सॉल्यूशन में सॉल्यूट 160 ग्राम है। तो अगर हम टोटल सॉल्यूट की बात करें, टोटल मास ऑफ सॉल्यूट जो हमारा रिजल्टिंग सॉल्यूशन में आएगा वो कितना आ जाएगा, 75 प्लस 160 तो ये हो जाएगा 235 ग्राम सॉल्यूट टोटल निकल गया। और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, टोटल मास ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन की बात करें तो ये हो जाएगा, पहला सॉल्यूशन 300 ग्राम का, दूसरा सॉल्यूशन 400 ग्राम का, तो ये हो गया 700 ग्राम नेट सॉल्यूशन बना। अब देयरफॉर यहां पर मास परसेंट ऑफ अगर सॉल्यूट की बात करें, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट की बात करें, ठीक है, यहां पूछ रहा है ना मास परसेंटेज ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, तो अर्थात ये हो गया कि मास परसेंट यहां सॉल्यूट का पूछा जा रहा है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन में कितना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, रिजल्टिंग मास ऑफ सॉल्यूट 235 ग्राम बाय टोटल सॉल्यूशन हो जाएगा 700 इंटू कर देंगे कितना 100, तो यहां पर ये से ये कैंसिल हो गया और डिवाइड कर देंगे तो यहां पर हो जाएगा 7 3 जा 21, यहां पर 2 आएगा 25 हो जाएगा, 7 3 जा 21 पॉइंट, यहां पर 4 आएगा तो 47 5 35 33.5 यहां पर परसेंट में इसका आंसर आएगा। क्या समझ में आ गया यहां पर। और यहीं पर अगर चाहेंगे कि मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट निकल जाए तो मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्यूट हमारा इतना परसेंट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 100 माइनस 33.5 कर देंगे तो यहां पर ये निकल जाएगा हमारा 66.5 परसेंटेज हमारा सॉल्वेंट का भी मास परसेंट निकल जाएगा। तो टोटल सॉल्यूशन का हमने मास परसेंटेज निकाल लिया। तो सिंपल सी बात, हमने क्या किया, यहां पर जो हमारे पास पहले सॉल्यूशन थे उसमें हमने निकाल लिया कितना सॉल्यूट है हमारे पास, फिर हमने निकाल लिया कि दूसरे सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, फिर टोटल सॉल्यूट हमने ऐड कर दिया, टोटल सॉल्यूशन हमने ऐड कर दिया और रिजल्टिंग सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मास परसेंट हो गया, सॉल्यूट का मास बाय टोटल सॉल्यूशन का मास मल्टीप्लाई 100 कर दिए तो वो सॉल्यूट का मास परसेंट निकल गया और फिर 100 में से माइनस करके सॉल्वेंट का मास हमने निकाल लिया। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। An antifreeze solution is prepared from 222.6 ग्राम of ethylene glycol and 200 ग्राम of water। मतलब कि एंटी फ्रीज का मतलब क्या होता है, तो एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि किसी चीज को फ्रीज होने ना दे। जैसे कार वगैरह का रेडिएटर में जो पानी डाला जाता है तो वो ठंडे के दिनों में कहीं गलती से फ्रीज ना हो जाए, जैसे कि जो ठंडे जगह पर खास करके जैसे जम्मू कश्मीर सब में कार का रेडिएटर का पानी फ्रीज होके बर्फ ना बन जाए अंदर में, उसके लिए उसमें एक सॉल्यूशन मिला दिया जाता है जो उसकी एंटी फ्रीज सॉल्यूशन कहलाता है। और उसके कारण से वहां पर जो उनका फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो सॉल्यूशन का वो बहुत ही गिर जाता है, बहुत ही लो हो जाता है, जिसके कारण से वो पानी वहां पर फ्रीज नहीं हो पाता है। तो वैसे ही सॉल्यूशन को एंटी फ्रीज सॉल्यूशन कहते हैं जो कि जल्दी किसी पानी को यानी कि लिक्विड को फ्रीज होने ना दे, ठीक है ना। तो ये एक एंटी फ्रीज सॉल्यूशन है जो कि बनाया जा रहा है एक मिक्सचर से। उस मिक्सचर में 222.6 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल है जिसका फॉर्मूला C2H6O2 होता है। ये इसका स्ट्रक्चर होता है CH2OH इथेन 1,2 डायोल को इथिलीन ग्लाइकोल बोलते हैं, ठीक है। और 200 ग्राम यहाँ पर पानी लिया गया है, इन दोनों को मिला करके एक सॉल्यूशन बनाया गया है। हमको एंटी फ्रीज से मतलब नहीं, हमें मतलब है कि इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी क्या होगी, इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी फाइंड आउट करना है। और दूसरी बात, अगर इस सॉल्यूशन की डेंसिटी 1.072 ग्राम पर मिलीलीटर हो तो वहां पर उस सॉल्यूशन की मोलैलिटी भी बताओ क्या होगी। ये डेंसिटी दिया है हमारे लिए कि हिंट, ताकि हम वॉल्यूम निकाल सके और मोलैलिटी फाइंड आउट कर सके। आप जानते हो कि मोलैलिटी हो या मोलैरिटी हो, दोनों ही केस में हमें सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो पहले चलिए काम करते हैं सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पर। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन
ये सॉल्यूशन ये वाला सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब होता है हल, ठीक है। अब हल जोतने वाला हल नहीं होता है, बहुत सारे प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये सॉल्यूशन हम लोग लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूट है इथिलीन ग्लाइकॉल, तो हम लोग मास ऑफ सॉल्यूट को अगर देखें तो वो कितना दिया हुआ है, 222.6 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम इथिलीन ग्लाइकॉल के मोलर मास को देखें तो ये मोलर मास कितना हो जाएगा, तो C2 हमारे पास फॉर्मूला है C2H6O2, तो ये हो जाएगा, कार्बन का 12 होता है तो 12 गुना 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 गुना 6 प्लस ऑक्सीजन का 16 तो 16 गुना 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 24 प्लस 6 प्लस 32, ये हो जाएगा 30 प्लस 32 इज इक्वल टू 62 ग्राम पर मोल हमारे पास इसका मोलर मास निकल गया, ठीक है। अब मोलर मास तो आ गया, अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल की बात करें, नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे, गिवन मास वेट बाय मोलर वेट की बात कर लेंगे, तो यहां पर गिवन वेट कितना है 222.6 बाय मोलर वेट 62 है। जब इसको सॉल्व करेगा तो रिजल्ट आएगा 3.59 मोल, ये आंसर हमारा आएगा नंबर ऑफ मोल्स का, ठीक है। तो ये हमने मोल्स फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग चलते हैं मोलालिटी निकालने के लिए, तो मोलालिटी के लिए हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास कितना है, तो पानी का वेट दिया हुआ है 200 ग्राम दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि मोलालिटी में वेट किलोग्राम में चाहिए होता है, तो ये 0.2 किलोग्राम हो जाएगा। अब हम यहां से मोलालिटी फाइंड आउट कर लेंगे, तो कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ये फॉर्मूला मोलालिटी का होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल लिया है 3.59, अब बाय कर देंगे यहां पर 0.2, ठीक है। तो यहां से ये पॉइंट उड़ेगा तो यहां पर आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा 100 और यहां का पॉइंट उड़ेगा तो ऊपर में जाएगा 10, ठीक है। तो यहां पर कुल मिलाकर के बात करेंगे तो यहां पर 1/10 बचेगा। अब देखिए 2 से डिवाइड कर लेते हैं पहले, तो यहां पर ये रिजल्ट आ जाएगा, 2 से करेंगे डिवाइड तो 2 1 जा 2, ठीक है, 15 हो जाएगा, 2 7 जा 14, ठीक है, 1 आएगा 19 होगा तो 2 9 जा 18.5, 179.5 डिवाइड कर देंगे 10 से तो ये हो जाएगा 17.95 मोल पर केजी, ये हमारा इस सॉल्यूशन का मोलालिटी आ जाएगा। तो मोलालिटी तो हमने फाइंड आउट कर लिया बड़ी आसानी से। अब हम लोग मोलारिटी की बात करेंगे, तो मोलारिटी के लिए पहले आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, और वॉल्यूम के लिए हमारे पास 2 चीज है हमारे पास, एक तो हम सॉल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास को जोड़ करके सॉल्यूशन का हम लोग मास निकाल लेंगे, फिर सॉल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है तो सॉल्यूशन का हम लोग वॉल्यूम निकाल लेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो अगर हम टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, तो वो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, तो ये हो जाएगा 422.6 ग्राम हो जाएगा हमारा टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। और हम यहां से आराम से डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम पुट करेंगे, और यहां से आराम से वॉल्यूम इज इक्वल टू लिखेंगे मास अपॉन डेंसिटी, मास हो गया 422.6 और डेंसिटी यहां पर है 1.072, ये जो रिजल्ट आएगा हमारा मिलीलीटर में आएगा। इसको सॉल्व आप लोग कर सकते हैं, और जब करिएगा तो रिजल्ट आएगा 394.22, ये मिलीलीटर में आएगा। आप इसको लीटर में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 0.394 ले सकते हैं, ये लीटर हो गया, ठीक है। अब यहां पर वॉल्यूम भी मिल गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट भी पता है, तो बड़ी आसानी से हम लोग यहां पर मोलारिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो यहां पर हम लोग मोलारिटी अगर फाइंड आउट करें तो यहां पर n/v हो जाएगा, और n हमारे पास कितना है, n हमारे पास 3.59 मोल है, और यहां पर ये है वॉल्यूम 0.394 है। प्यारे बच्चों, जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये रिजल्ट देगा 9.11 मोल पर लीटर, ठीक है। तो यहां पर मोलारिटी भी हमने फाइंड आउट कर लिया, तो बड़ी आसानी से हमने मोलालिटी और मोलारिटी दोनों को फाइंड आउट कर लिया। आई होप आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा। सवाल जो है वो पीपीएम यानी पार्ट्स पर मिलियन पर बेस्ड है, और सिंपल सी बात यहां पर समझा देते हैं, एक आपको इतिहास की बात याद दिला देते हैं, ठीक है, कि 2 मिनट में बनने वाला जो एक नूडल होता है ना, जिसका प्रचार टीवी में चलते रहता है, उसके बारे में एक बार खबर फैली थी कि उसमें लेड पाया गया था, ठीक है ना। और उसमें लेड, आई होप हमको जहां तक याद है 1.5 ppm लेड पाया गया था। इसका अर्थ हुआ कि हर एक 1 मिलियन यानी 10 लाख ग्राम अगर वो नूडल्स अगर हमारे पास में है, तो उसमें नूडल्स भी है
और 1.5 ग्राम क्या है, लेड पाया जाता है, मैंने कि लेड पाया गया था। 1.5 ppm मैंने हो गया 1.5 पार्ट्स पर मिलियन बाय मास, यानी कि 1 मिलियन मास अगर लिया जाए, 1 मिलियन ग्राम यानी 10 लाख ग्राम लिया जाए पूरे सॉल्यूशन का, तो उसमें 1.5 ग्राम लेड पाया गया था, जो कि बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी कंट्रोवर्सी तो बहुत जल्दी कुछ भी चीज की हो जाती है ना। तो जस्ट वही बात है यहाँ पर कि एक ऐसे ही जैसे कि पानी, ड्रिंकिंग वाटर जो मार्केट में अवेलेबल होता है, उनके सैंपल को चेक करने के लिए कुछ हमारे वैज्ञानिक साहब सब गए, और वहां पर जब उन्होंने सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर को चेक किया, तो वहां पर उन्होंने पाया कि वो वाटर हमारा प्योर वाटर है ही नहीं, उसमें वो एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्यों है? क्योंकि उसमें सॉल्यूट भी है। सॉल्यूट कौन सा है? तो वहां पर उन्होंने क्लोरोफॉर्म ट्रेस किया वहां पर, और वो क्लोरोफॉर्म ट्रेस जो किया, उसकी जो मात्रा थी वो 15 ppm वहां पर पाई गई, ठीक है ना। और इतनी मात्रा वो सफिशियंट थी कि किसी भी आदमी को पिए तो उसको कैंसर हो जाए, ठीक है ना। सपोज टू बी अ कार्सिनोजन, यानी कि उसके लिए काफी है वो, ठीक है। तो वहां पर जो लेवल ऑफ कंटामिनेशन था, यानी कि मिलावट की जो मात्रा थी, वो 15 ppm बाय मास था, यानी कि अगर 1 लाख ग्राम हमारे 10 लाख ग्राम, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, अगर हमारे पास 10 लाख ग्राम उन्होंने वाटर के सैंपल को चेक किया, तो उसमें 15 ग्राम क्या पाया गया, उसमें क्लोरोफॉर्म पाया गया। 10 लाख में 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म पाया गया, यानी पूरा सॉल्यूशन 10 लाख का है, उसमें 9,99,985 ग्राम वाटर था, 15 ग्राम क्या था, क्लोरोफॉर्म था उसमें। तो कहा कि इस 15 ppm को परसेंटेज में दिखाओ कि ये परसेंट कितना हुआ, ठीक है। ठीक है, दूसरा सवाल क्या है कि इस 15 ppm क्लोरोफॉर्म जो मिला हुआ है, उसकी सॉल्यूशन में क्लोरोफॉर्म की आप मोलैलिटी भी दिखा दो कि कितनी है मोलैलिटी, ठीक है। अब देखो यहां पर, तो बात यहां पर हम लोग करते हैं पहले सवाल की। तो पहले सवाल की बात करेंगे तो हम लोग यहां पर देखते हैं कि 15 ppm का अर्थ होता है, 15 ppm मींस 15 ग्राम, ये 15 ppm बाय मास है हमारे पास, और जब बाय मास है तो यानी पार्ट्स बाय मास भी हो सकता है, बाय वॉल्यूम भी हो सकता है, बाय मोल भी हो सकता है। तो यहां बाय मास दिया हुआ है, तो इसका मतलब ग्राम में लेना है, यानी कि इसका मतलब हो गया पर मिलियन, यानी कि मींस 15 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म, ठीक है, इज डिजॉल्व्ड इन, ये घुला हुआ है 10 लाख मैंने 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि अब ये वाटर तो लिख नहीं सकते हैं, अब ये पूरा सॉल्यूशन बन चुका है, ठीक है ना। तो यानी कि हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया 10⁶, मास ऑफ क्लोरोफॉर्म हो गया 15 ग्राम। अब परसेंटेज निकालना है, तो मास परसेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, मास परसेंट ऑफ अगर क्लोरोफॉर्म को हम लोग निकालें, तो जिसका मास परसेंट निकालते हैं उसका मास लिखना होता है, बाय टोटल सॉल्यूशन का मास लिखते हैं, मल्टीप्लाई कितना कर देते हैं 100, तो ये मास परसेंट निकल जाएगा। 2 जीरो कटेगा, यहां पर 4 आएगा, तो जाहिर सी बात है यहां पर हो गया 15 इंटू 10⁻⁻⁴, या यहां पर लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻⁻3 यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये हमारा जो सवाल हो गया, ये मास परसेंट आ गया, इस रूप में हम लोग परसेंटेज को लिखते हैं। जाहिर सी बात है ये परसेंटेज बहुत ही छोटा है, और जब मेडिसिनल टर्म में यानी कि बहुत ही स्मॉलेस्ट, बहुत ही यानी ग्रेटर डिफरेंस हो, बहुत ही स्मॉलेस्ट वैल्यू अगर परसेंटेज माने लगता है ना, तो हम लोग जानते हैं जहां पर 0.00001 किलोमीटर रहे, वहां किलोमीटर में नहीं नाप करके सेंटीमीटर में मापना अच्छा है। वही जहां बहुत बड़ा डिस्टेंस रहे, वहां पर सेंटीमीटर में बताओगे। जैसे मान लो अगर हम कहें कि मुंबई से कोलकाता की दूरी जो है वो हम कहें यहाँ पर कि 100 करोड़ सेंटीमीटर है, तो लोग जो है ना सोच करके जो है ना एकदम मतलब अवाक रह जाएगा, सोचेगा कि इस जन्म में तो जा ही नहीं पाएंगे हम मुंबई से कोलकाता कभी भी। उस 100 करोड़ सेंटीमीटर सुन करके ही घबरा जाएगा, ठीक है ना। लेकिन वही अगर बोल देंगे, मान लीजिए हम तो जानते नहीं कितना किलोमीटर है, लेकिन अगर बोल देंगे चलो ठीक है, वहां मुंबई से कोलकाता की दूरी जो है वो 900 किलोमीटर है, तो बोलेगा ठीक है चलो हम 1.5 दिन में 2 दिन में पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर 100 करोड़ सेंटीमीटर बोलोगे तो फिर समझ में नहीं उसका आएगा। चलिए ठीक है, उस बात छोड़ते हैं। तो हम लोग मास परसेंटेज निकाल लिए, क्योंकि मास परसेंटेज बहुत ही यहाँ पर लोअर, बहुत ही यहाँ पर कम वैल्यू आ रहा है, इतनी वैल्यू को हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं, उतना कोई खास मेजर नहीं कर सकते हैं प्रैक्टिकली। इसलिए ऐसे ही जब नंबर छोटे हो जाए तो उसके यूनिट को जो है ना, यूनिट को छोटा करके नंबर्स को बढ़ा देना चाहिए ताकि नंबर मिजरेबल हो सके। तो यहाँ पर परसेंटेज बड़ा यूनिट है, वही पर मिलियन छोटा यूनिट है, ठीक है। तो पर मिलियन में हम लोग इसलिए निकालते हैं, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं है। सेकेंड नंबर की पॉइंट की बात करें, अब मोलैलिटी चाहिए, और मोलैलिटी के लिए हमारे पास चाहिए क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो क्लोरोफॉर्म का है यहाँ पर, और मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए यहाँ पर जो कि किलोग्राम में हम लोग को चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पहले देखें
कि मास ऑफ क्लोरोफॉर्म हम लोग को दिया हुआ है कितना, 15 ग्राम दिया हुआ है। और अगर मोलर मास की बात करें, मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म की बात करें CaCl3, तो कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का होता है 35.5, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 119.5 ग्राम पर मोल। ये क्लोरोफॉर्म का मोलर मास निकल गया। तो नंबर ऑफ मोल्स यहां से अगर हम लोग निकालें तो यहां पर निकालेंगे मोलर नंबर ऑफ मोल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वेट बाय मोलर वेट। वेट की बात करेंगे तो वेट 15 ग्राम है, और मोलर वेट की बात करें तो 119.5 ग्राम पर मोल है यहाँ पर। तो अगर हम नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर निकालें, ये ग्राम में है, तो यहाँ पर ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल ये जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 0.1255 मोल। ये आएगा हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का मोल आ गया। अब चाहिए हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में। तो अगर हम बात करें यहाँ पर वेट ऑफ वाटर की बात करें तो सॉल्वेंट का वेट क्या होगा, पूरे सॉल्यूशन का वेट माइनस सॉल्यूट का वेट। पूरा सॉल्यूशन का वेट कितना है, 10⁶ है। अब माइनस इसमें 15 कर देंगे तो भैया ये क्या हो गया जानते हो, समुद्र में से 1 लोटा पानी निकाल लिए तो कोई फर्क पड़ेगा समुद्र में? ये 10 लाख ग्राम है, उसमें से 15 ग्राम निकाल ही लेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा फर्क। ठीक है ना, तो ये अप्रोक्सीमेटली इतना ही रह जाएगा, 10⁶ ही लिखेंगे। अगर तुम घटा करके ईमानदारी का काम दिखाना चाहोगे तो बहुत बड़ा वहां पर नंबर क्रिएट होगा, 9,99,985 क्रिएट होगा, जिसको भी गुना भाग करने में तुम्हारा दिन कट जाएगा। उतने छोटे से डिफरेंस के लिए इतना हम बड़ा रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो वही नंबर ले लिए हम। ठीक है ना, तो यहाँ पर नेग्लिजिबल मान लिए। अब देखो यहाँ पर मोलैलिटी हम लोग निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आया है, 0.1255, बट यहाँ पर आ गया है वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो भैया यहाँ पर देखो 10⁶ ग्राम है, ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 यानी 10⁻³ से डिवाइड कर देंगे, तो ये कट के यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये हो गया 0.1255 इंटू 10⁻³ और जब इस पॉइंट को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 1.255 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा मोल पर केजी में ये मोलैलिटी आएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मास परसेंट भी निकाल लिया आप, मोलैलिटी भी निकाल लिए। व्हाट रोल डज द मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन प्ले इन अ सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर? तो ये जो क्वेश्चन है उसमें सवाल में कह रहा है कि अल्कोहल और वाटर का जो हमारा सॉल्यूशन है उसके अंदर में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस सॉल्यूशन पर क्या इफेक्ट करता है, क्या असर करता है, उस चीज को मेंशन करना है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जैसे कि अल्कोहल, मान लीजिए यहां पर इथेनॉल ही जनरल अल्कोहल लेते हैं, तो अगर इथेनॉल के मॉलिक्यूल को यहां पर देखें तो इसमें C2H5OH कई सारा मॉलिक्यूल है, और आप जानते ही हैं कि इथेनॉल मॉलिक्यूल में जो OH बॉन्ड है इसमें इसके हाइड्रोजन और इसके ऑक्सीजन के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वर्क करता है, और यहां पर भी दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वर्क करता है, और इधर भी करते रहता है। जरा से देखिए, एक अल्कोहल के मॉलिक्यूल के विद इन 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग वर्क कर रहा है, एक ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन से। वही अगर वाटर के खुद के फोर्स की बात करें तो वाटर में अगर हम देखें तो वाटर का ये स्ट्रक्चर है, तो ये हमारे वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। और इसमें देखिए जरा सा, अगर हम इसी मॉलिक्यूल की बात करें तो यहां इससे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, यहां पर इससे भी बन रहा है, यहां पर इससे भी, और इधर यहां से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है, ऐसा सब में हो रहा है। ठीक है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो यहां पर 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाए जा रहे हैं एक वाटर मॉलिक्यूल के द्वारा, वाटर के सैंपल में। अब जरा सोचिए कि वाटर में ढेर सारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और अल्कोहल में थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो जाहिर सी बात है कि यहां पर अल्कोहल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इंटरेक्शन फोर्स यहां पर कम है, इसलिए इसे हीट करके अलग करने में ज्यादा हीट की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट इसका लो है, दैट मीन 78 डिग्री सेल्सियस है। और इसका वेपर की बात करेंगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो ज्यादा वेपर देता है, माने कि बॉइलिंग पॉइंट कम है तो ज्यादा ही वेपोराइज होगा, ठीक है, ज्यादा वेपर रिलीज करेगा। और यहाँ वाटर की बात करें तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इनसे ज्यादा है, जाहिर तौर पर आप जानते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है मतलब कि इसकी तुलना में ये कम वेपर देगा, इसका वेपर का जो अमाउंट होगा
वो क्या होगा, लो होगा। समझे बात को। तो जरा यहां पर सोचिए, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिच मॉलिक्यूल है और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से डिफिशियंट मॉलिक्यूल है, कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो जरा सोचिए कि एक डिफिशियंट माने कि ये जो है लोअर क्वालिटी का अगर हाइड्रोजन बॉन्ड अगर इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में चले जाए तो जो यहां पर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग वर्क कर रहा है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी परसेंटेज घटा देगा। यानी कि जब अल्कोहल हम लोग वाटर में डालेंगे तो चूंकि अल्कोहल में ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, जरा देखिए यहां पर अगर इसमें जितना हाइड्रोजन बॉन्ड है इसमें भी उतना ही हाइड्रोजन बॉन्ड होता तो इसको इसमें डालते तो कोई फोर्स में ना ही कमी होती ना ही बढ़ोतरी होती। अगर वाटर की तुलना में ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड अगर इसमें होता या हम वाटर में इसको मिलाते तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का परसेंटेज और बढ़ा देता अगर, तो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यू सॉल्यूशन का और ज्यादा हो जाता है पार्टिकल्स का। लेकिन यहां पर क्या है कि वाटर की तुलना में इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम है। अब सिंपल सी बात यहां पर समझ में आ रहा है कि जैसे ही अल्कोहल को हम वाटर में मिलाएंगे तो यहां पर क्या होगा, सॉल्यूशन जब बनेगा ना तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की परसेंटेज वहां पर घट जाएगी, इंटरेक्शन फोर्स घट जाएगा और इंटरेक्शन फोर्स घटेगा तो वहां पर क्या होगा, ज्यादा वेपर रिलीज करेगा, बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। नहीं, यहां पर फोर्स हाई है तो बॉइलिंग पॉइंट यहां पर हाई है, लेकिन जैसे ही फोर्स घटेगा बॉइलिंग पॉइंट भी लो हो जाएगा और जो वेपर लो हो रहा था वो वेपर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, माने कि ज्यादा अमाउंट ऑफ वेपर रिलीज करेगा। कुछ इतनी सारी बातें इफेक्टेड होती है, कुछ इतनी सारी बातें हो जाती है जब हम अल्कोहल को मिलाते हैं किसमें, वाटर में। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, तो पहले आप लोग इस चीज को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसको लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो यहां पर देखा जाए एक्सप्लेनेशन को, देयर आर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल मॉलिक्यूल्स एज वेल एज इन वाटर मॉलिक्यूल्स। मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो स्ट्रॉन्ग होता ही है, ये अल्कोहल में भी है और वाटर में भी है, दोनों में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। थोड़ी सी कम है अल्कोहल में, ज्यादा है थोड़ा सा वाटर में, ठीक है। जब हम लोग मिलाएंगे अल्कोहल और वाटर को तब क्या होता है, ये इंटरेक्शन वीक हो जाता है। इंप्योर स्टेट में जाने के बाद इंटरेक्शन क्या होता है, वीक हो जाता है। और इंटरेक्शन जब वीक हो जाएगा, देखिए फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जब बढ़ता है तो पार्टिकल्स नजदीक आते हैं, जुड़ जाते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, वॉल्यूम घट जाता है, वेपर प्रेशर घट जाता है, इंथैल्पी घट जाती है, तो वहां पर निगेटिव डेविएशन होता है। जबकि अगर हम बात करें यहां पर फोर्स घटेगा तो वॉल्यूम, पार्टिकल्स दूर जाएंगे तो वॉल्यूम में भी चेंज हमारा पॉजिटिव होगा, इंथैल्पी चेंज भी पॉजिटिव होगा और वहां पॉजिटिव डेविएशन होगा। तो यहां पर लिखा हुआ है अगर मान लीजिए डेविएशन नहीं होता तो वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाता, लेकिन अब हो गया ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब यहां पर पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है। पॉजिटिव डेविएशन मतलब डेल्टा भी ये हमारा भी ग्रेटर देन 0 हो गया, डेल्टा एच ये भी ग्रेटर देन 0 हो गया फोर्स घटने के कारण से, और यहां पर सॉल्यूशन हमारा पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, जिसके रिजल्ट में क्या होगा, एज अ रिजल्ट द सॉल्यूशन विल हैव हायर वेपर प्रेशर। अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हाई हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, यहां पर बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाएगा। देन इट्स कंपोनेंट इन प्योर स्टेट, जो हमारे कंपोनेंट्स के प्योर स्टेट में हमारे बॉइलिंग पॉइंट्स थे उनसे गिर जाएगा, किसका, उनसे लो हो जाएगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट, तो हमारा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाएगा और वेपर प्रेशर हमारा पुराने कंपोनेंट के वेपर प्रेशर की तुलना में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि फोर्स घटेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। तो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और ऐसे ही एनसीईआरटी के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी करें।